इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। आईपीआर यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानेंगे। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए, लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी टॉपिक पे कल जो है हम आपके एमसीक्यूज़ को भी करेंगे, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा कल वाला भी वीडियो। अगर हम बात करें, आप हमारा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स के लिए रन कर रहा है, जिस पे इस प्राइस पे आपके 40% ऑफ चल रहा है। कल के लिए जो ये ऑफ़र है, उसके बाद आपको 24 आवर बाद ये आपके ऑफ़र टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप इस पे 40% के आसपास ऑफ पा जाएंगे, यानी कोर्स प्राइस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपके 2 टीचर्स पढ़ाते हैं, जिसमें कि आपकी 4 बार गेट क्वालिफाइड ईशान सर, जिसमें आपके मैथमेटिक्स और स्टैट्स पढ़ाते हैं। उसके बाद मैं आपके थ्योरेटिकल पोर्शन वाला जो पार्ट है इकोनॉमिक्स का वो पढ़ाती हूँ, ठीक है, जिसमें कि आपके लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, फुल टाइम टेस्ट सीरीज़ आपके प्रोवाइड की जाती है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि लास्ट टाइम हमारा जो सिलेक्शन रेट रहा था वो बहुत ज़्यादा रहा था। आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे डीएससी, जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू के लिए आपके जो है स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा इस बैच को, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके अवेलेबल है एट 499 रुपीज़ में। और इस टेस्ट में आपके 150 टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, टॉपिक वाइज एज वेल एज फुल टाइम टेस्ट, मतलब जो कि आपके एग्ज़ाम बेस्ड रहेगा। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है इस टॉपर्स टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एट वेरी मिनिमम प्राइस ये अवेलेबल है, आपको कुछ ऑफर्स भी मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें इस टेस्ट की, इस टेस्ट में क्या ऐसा था कि जिसे आपके टॉपर्स टेस्ट कहा गया, क्योंकि इसने आपके टॉपर्स जो थे आपके, उन्होंने इसको सेलेक्ट किया और चूज़ किया, उस पर टेस्ट दिया, और उनका सिलेक्शन भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपके हुआ है, ठीक है। तो आप ये जो है टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। 100+ सिलेक्शन इस टेस्ट में हुआ था और काफ़ी ज़्यादा इनरोलमेंट भी आपके हुआ था। तो चलिए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें रहीं, कांटेक्ट कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो आप हमें बेझिझक जो है सेकंड नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8287129712 पे, ठीक है। तो चलिए अब चलेंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें 19th सेंचुरी के आसपास, तो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में हम रिच जो है आपके ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स में फेमस थे। इंडिया बेसिकली आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा आपकी फ़ेमस रही है, ठीक है। अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, और इसमें आपके टेक्सटाइल, पॉटरी हो गया, मेटल वर्क हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस रही। फिर बाद में हमने देखा कि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी ज़्यादा आपके इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। इंडिजीनियस जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी, ब्रिटिश के आने की वजह से उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। और क्योंकि आपके ब्रिटिश के जो गुड्स हैं वो आपके इंडियन मार्केट में आने लगते हैं, जिससे लोकल जो आर्टिजन्स हैं और जो हैंडीक्राफ्ट जो आपके क्राफ्टमैन, नॉट हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्टमैन्स थे, उन पे इम्पैक्ट यहाँ पर आपके पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपके वहाँ पर आपके इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत इजीली वो मैन्युफैक्चर कर पाते थे गुड्स को और कम टाइम में, बट इंडिया को टाइम लगता था, इस वजह से बहुत ज़्यादा आपकी डिक्लाइन की है इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके रहा था एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज़ के भी बारे में हम आगे चल के कभी पढ़ेंगे, जिससे कि हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब 19th सेंचुरी में हम दो आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ को इमर्ज होते हुए देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। बेसिकली आपके पहले टाटा और बिरला जो फैमिलीज़ है, वो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ में आपके शुरू करती है काम करना, और पर्टिकुलरली इन टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री, है ना। उसके बाद हमने देखा कि स्वदेशी मूवमेंट तो चलाया जाता है 1905 में, जो कि आपके स्वदेश के मतलब आपके देश के गुड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जो कि आपके इंडिया में बने रहते हैं, ठीक है। और इससे आपके जो है फाउंडेशन मिलता है फ्यूचर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, ठीक है। एक तरीके से स्वदेशी आंदोलन कब आपके हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, जिसमें आपके काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलती है आपके किस इंडस्ट्रीज़ को? जो आपके देश की इंडस्ट्रीज़ थी उसको। फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाती है डिमांड की गुड्स की आपके, ठीक है, जिससे फिर इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलता है आपके। अगर हम बात करें आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। बट अगर हम इंटर वॉर पीरियड की बात करें 1918 से लेके 39 तक की, तो अगर हम बात करें सबसे बुरा आपके देखा गया था 1929 का ग्रेट डिप्रेशन।
उसके बाद हमारा इंडस्ट्रीज़ पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इनिशिएटिव जो अगर अंग्रेज़ों के समय में देखा जाए तो 2 इनिशिएटिव लिए गए थे। एक 1928 में रॉयल कमीशन, सॉरी आपके अगर हम बात करें साइमन कमीशन बना, ये भी आपके इंडस्ट्री पे काम करता है, साइमन कमीशन। और दूसरा जो है 1931 में आपके रॉयल कमीशन ऑन लेबर, है ना, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, ये आपके बनता है 1931 में। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनिशिएटिव था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा। पर हम बात करें बॉम्बे प्लान की, जो कुछ आपके ग्रुप ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे आरजेडी, आपके जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, ये बॉम्बे प्लान बनाते हैं कि इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगी, ठीक है, और स्टेट का इंटरवेंशन आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में होना चाहिए, ठीक है, और हैवी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। तो कभी कभी पूछ देता है कि बॉम्बे प्लान कब आपका आया था? 1944 में आपके कौन सा प्लान आया था? बॉम्बे प्लान, ठीक है। बॉम्बे प्लान कब आया था? आपके 1944 में आया था। और साइमन कमीशन 1928 और रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1931 में आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपके वॉर 1939 टू 45 आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा जाता है, जिसकी वजह से आपके इंडियन इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ड्यू टू वॉर की इफेक्ट की वजह से ऐसा देखने के लिए मिलता है। बट अगर हम बात करें आफ्टर दिस जो है कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आपके बनी। 1948 में पहला आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना, ठीक है, अनाउंस किया गया कि आपके 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपके बनाई जाएगी। अब उसके बाद का सारा जो है चीज़ें हम देखेंगे, क्लियर है। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हम सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिफरेंट लेक्चर्स में। साथ साथ याद रखिएगा इस पर हम एक एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन पे 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ को भी लाएंगे। तो ये जो है सिलसिला चलते रहेगा, बट आपको सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। प्रीवियस जो हमारे वीडियोस है CUET से रिलेटेड आप देख सकते हैं, 1-2 साल के पढ़े हुए हैं, जो कि आपके इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो और माइक्रो के भी हैं, वो भी हेल्प करेगा आपका, तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, सबसे पहला आपके 1948 में आया। सेकंड जो है अगर हम बात करें 1956 में आया। बहुत है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ये पढ़ के जाना है पेपर के लिए। फिर 73 में आया, फिर 77 में आया, फिर 80 में आया और 91 में। आप सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे किसको पढ़ने में, तो 1948 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फोकस करेंगे और आपके 56 और 91 को। आप इतना भी अगर अच्छे से कर ले जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इसमें से फंस जाएंगे। चलिए, तो पहली बात करेंगे हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 की, जिसको अडॉप्ट आपके लागू आया है आपकी ये 6 अप्रैल 1948 में आया है। 6 अप्रैल 1948 में आपका IPR यानी IPR पहला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 6 अप्रैल 1948 को आया है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आपके लाती है 6 अप्रैल 1948 को। अब इसमें किस पे ज़्यादा फोकस किया गया? ये पॉलिसी जो थी, ये पॉलिसी रिजोल्यूशन थी, वो ज़्यादा फोकस किस पे करती थी? तो स्टेट के इंटरवेंशन यानी रोल ऑफ स्टेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करती थी, यानी गवर्नमेंट के रोल पे ज़्यादा आपके बात करती थी, ठीक है, इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। यानी जो स्टेट है, स्टेट मतलब आपके जो आपका गवर्नमेंट है या फिर आपका जो कंट्री है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वर डिवाइडेड इनटू 4 ब्रॉड एरियाज। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि IPR 1948 में आपके जो एक्टिविटीज़ थी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी, उसको कितने ब्रॉड एरियाज़ में डिवाइड किया गया था? तो आपको याद रखना है कि 4 ब्रॉड एरियाज़ थे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को डिवाइड करने के लिए। अब हम बात करेंगे फर्स्ट की, तो फर्स्ट में आइटम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पर जो आइटम्स है, मतलब आपकी इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे आपके आर्म्स एंड एम्यूनिटीज़ हो गई, चाहे आपके हम बात करें एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, रेलवे। अब ये सब किस में आएगी? क्या ये प्राइवेट सेक्टर होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगी या फिर प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन के द्वारा चलाई जाएगी? तो हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो पहली जो इंडस्ट्रीज़ थी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल वाली इंडस्ट्रीज़ की बात हम करेंगे। इसमें कौन कौन से आपके आते थे एरियाज़? जैसे आपके आर्म्स एंड एम्यूनिटीज़ आ जाते थे, जितने भी आर्मी की सब चीज़ें बनाई जा रही हैं वो इस इंडस्ट्री को कौन कंट्रोल कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी। द प्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी, आपके एटॉमिक एनर्जी वाली भी इंडस्ट्री किसके अंडर में आ रही थी? क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओनरशिप में आ रही थी। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट,
रेलवेज किसके अंदर आ रहा था? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ रहा था, अगर हम बात करें IPR 1948 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा है जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते थे इंडस्ट्रीज़। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि स्टेट गवर्नमेंट आपके कंट्रोल कर रही थी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कोल, आयरन एंड स्टील हो गया, ठीक है, एयरक्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, शिप बिल्डिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस अपरेटस जो हो गया, रेडियो रिसीविंग सेट्स, मिनरल ऑयल्स, दीज आर कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता था। ठीक है, ये जो आपके राज्य सरकारें थी उसके अंदर में, यानी उसके कंट्रोल में ये सारी इंडस्ट्रीज आपके आ जाती थी। जो थर्ड कैटेगरी थी, आइटम ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस, जैसे प्लान्ड एंड रेगुलेटेड बाई प्लान, इसके द्वारा मतलब ये जो है जो आइटम्स अंडर इसके थर्ड वाले के अंदर आ रही हैं, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेगुलेट कर रही है। ठीक है, प्लान्ड है ये इंडस्ट्रीज़, जैसे आपके नमक की इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, ट्रैक्टर की इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, हैवी मशीनरी हो गई, मशीन टूल्स हो गए, हैवी केमिकल, फर्टिलाइज़र, पैरासूटिकल्स। अगर हम बात करें आपके पावर, कॉटन, वुलन, ये सब जो है आपके किसके अंतर्गत आते थे? प्लान्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करें नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की, तो चौथे में आपके प्राइवेट सेक्टर आता था। जो इंडस्ट्रीज़ आपके बच गई, रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज फील्ड विल बी ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। अब जितनी बच गई उसके बाद आपके प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आ जाती थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो एम्फेसिस किया गया ऑन सिक्योरिंग एंड कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती थी कि आप कंटिन्यूस प्रोडक्शन करें और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल आपके होना चाहिए। अब अगर हम बात करें जो फर्स्ट IPR था वो किस पे फोकस करता था? याद रखिएगा, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे जो है फोकस करता था। जैसे आप सेकेंड IPR पढ़ेंगे तो वो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करता है, बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस किया जाता है। तो हम सारे फैक्ट्स को इसके जान लेंगे कि आपके अगर हम बात करें कि IPR फर्स्ट को 6 अप्रैल आपके 1948 में अनाउंस किया गया था, बट अडाप्टेशन की बात करें कि हम इसको कब अडॉप्ट करते हैं, तो अडॉप्ट करते हैं आपके अडॉप्टेड ऑन अप्रैल 30 अप्रैल को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया 1948 में। ये चीज़ याद रखिएगा। IPR का ऑब्जेक्टिव क्या था? आपके सेल्फ सफिशिएंट होना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सेल्फ सफिशिएंट होना। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पे आधारित था। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों की बात की जा रही है। IPR प्रपोज करता है मिक्स्ड इकोनॉमी को। किसने प्रपोज किया था आपके मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को? याद रखिएगा कि IPR जो था वो आपके मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को यहाँ पर प्रपोज करता है। ठीक है, इसमें हम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों की बात करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी यहाँ पर आपके प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी फोकस किया जाता है, एज वेल एज एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ स्टेट फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी आपके स्टेट के रोल को भी आपके एम्फेसिस किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर पब्लिक सेक्टर की भी बात की गई है कि आपके पब्लिक सेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी फॉर डेवलपिंग की इंडस्ट्रीज़। जैसे आपके चाहे आप हैवी इंडस्ट्री बात कर रहे हो, चाहे डिफेंस की बात कर रहे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, चाहे नेशनल डेवलपमेंट के लिए जितनी भी आर्म्स एंड एमिनिटीज़ के लिए इंडस्ट्रीज़ चाहिए, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? आपके पब्लिक सेक्टर की आवश्यकता है, इसमें आपके बोला गया। अब इसमें अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड आपके 3 कैटेगरी, जैसे तो 4 की बात की गई है, बट 3 कैटेगरीज में यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया। शेड्यूल ए, ठीक है, शेड्यूल ए यहाँ पर हो जाएगा, शेड्यूल बी, शेड्यूल बी, ठीक है, और यहीं पर आपका सी। तो ए वाली इंडस्ट्रीज़ जो थी वो आपके एक्सक्लूसिवली किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी सरकार के पास थी, स्टेट ओन्ड थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी हो गया। नेक्स्ट आपके जो शेड्यूल बी में आती थी इंडस्ट्री, वो किसके पास थी? स्टेट के पास थी, सरकार, जो राज्य सरकारें हैं उनके पास थी। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपके अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर अलाउड था, जो शेड्यूल बी थी उसमें आपके स्टेट ओन तो था, बट प्राइवेट सेक्टर अलाउड टू ऑपरेट इन एंटरिम, आपके अलाउ है कि आंतरिक तौर पे वो कर सकती है। और शेड्यूल सी में जो इंडस्ट्रीज आती थी दैट आर प्राइवेट, है ना, वो आपके प्राइवेट इंडस्ट्री थी जो आपके गवर्नमेंट से बच गई, स्टेट से बच गई, जो उसके बाद बची आपके उसके किसके पास चली गई?
प्राइवेट के पास चली गई। यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज़ को भी फोकस बहुत किया गया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी हम बात करें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री ही मेन फोकस रहा, बट अगर हम बात करें आईपीआर की तो यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील हो गया, कोल हो गया, मशीनरी हो गया, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा आपके फोकस जो है किया गया। ठीक है, यहाँ पर सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात की जाती है कि आप जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करिए, और जब भी इंडस्ट्रीज़ बनेगी वो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करेगी और रीजनल डिस्पैरिटी को क्या करेगी, कम करेगी। यानी इट्स शॉर्ट टू एड्रेस द इशू ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स रहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एक तरीके से आपके, अगर हम बात करें आईपीआर एक तरीके से ग्राउंड वर्क बनी फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपके आ जाता है। ठीक है, और इसीलिए आपके आईपीआर फर्स्ट का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, अब हम इसके बारे में जो है क्वेश्चंस करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, तो आप ज़रूर से वेट करिएगा और सारी चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा। मैं इसी तरीके से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते रहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कब फर्स्ट टाइम अनाउंस किया गया आपके आईपीआर को, तो 6 अप्रैल को, और अप्लाई कब किया गया है, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को लागू कर दिया गया है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी हमारी, बहुत बार पूछा जाता है। बॉम्बे प्लान कब आया था, 1944 में आया था। इसमें स्टेट के रोल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। यहाँ पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, जिसमें पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्री, दूसरी आपके पास स्टेट ओन्ड है, तीसरी आपके प्राइवेट सेक्टर है, और चौथी आपकी कौन है, स्टेट, मतलब आपके एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंतर्गत आती हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पर क्लासिफिकेशन की इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर 3 ही क्लासिफिकेशन है। एक आपका शेड्यूल ए है जो कि किसके पास एक्सक्लूसिवली है, आपके सेंट्रल के पास है। अगर शेड्यूल बी की बात करें तो स्टेट ओन्ड है, सरकार मतलब आपके राज्य सरकारों के पास है। एंड शेड्यूल सी में जितनी भी इंडस्ट्री आती हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास आपके होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर आईपीआर की, तो ये फोकस किसके ऊपर करता है, आपके जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, हैवी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट पे, एज वेल एज आपके कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे फोकस करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। अब इसी पे हम जो है नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चन करेंगे, इसी नेक्स्ट आपके आईपीआर 1948 पे। तो ज़रूर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस। ये चैनल आपको काफ़ी मदद करने वाला है टू क्रैक CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम, और हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, दैट इज़ ऑलरेडी रनिंग। और आपके लगातार 3 घंटे क्लासेस चल रही है, जिसमें आपके ईशान सर पढ़ा रहे हैं, जो कि 4 टाइम गेट क्वालिफाइड एंड IIT मद्रास के लिए सेलेक्टेड हुए थे फॉर MTech प्रोग्राम। तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उन्होंने आपकी इकोनॉमिक्स में मैथ्स और स्टैट्स को देख रहे हैं, और मैं थ्योरेटिकल पार्ट को। ठीक है, अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो, आप कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक चाह रहे हो कि हम डिस्कस करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।